हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सांतना। गाइस, आज हम आप लोगों के सामने लॉरेंस कोहलबर्ग को लेके आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत को। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वाइगोत्स्की का जो टैगवर्ड था वो था सामाजिक अंतःक्रिया, और लॉरेंस कोहलबर्ग का जो टैगवर्ड है वो है नैतिक दुविधा। गाइस, पिछले सीटेट में एक क्वेश्चन आया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो 10 से 16 वर्ष तक के बालकों पर किया था। और इनका जो सिद्धांत था वो हिंज नामक व्यक्ति के स्टोरी पर आधारित था। तो हम आइए बताते हैं कि क्या थी हिंज की स्टोरी। गाइस, एक हिंज नामक व्यक्ति था जिसकी पत्नी को कैंसर था, और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी पत्नी का इलाज करा सके। तो उसे पता चलता है कहीं से कि बगल वाले गांव में एक डॉक्टर साहब हैं जिनके पास की कैंसर का इलाज है और दवा है। वो एक दिन डॉक्टर साहब के पास जाता है, और उसके पास इतने पैसे नहीं थे, और वहां जाता है तो उसको पता चलता है कि जो उस दवा की कीमत है उस कीमत को डॉक्टर साहब ने 10 गुना बढ़ा के रख दिया है। अब हिंज बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके पास उतना पैसे नहीं थे और डॉक्टर साहब ने कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। हिंज परेशान होकर निराश होकर घर लौटता है और सोचता है नेक्स्ट डे प्लान करता है, और रात में जाता है और डॉक्टर साहब का दरवाजा तोड़ के वहां से दवा को चुरा के वो ले आता है। अब ये स्टोरी लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष तक के बालकों को सुनाया और पूछा अंततः कि बताइए इसमें आप किसको सही कहेंगे, किसको गलत। यहीं पे बच्चे फंसते हैं नैतिक दुविधा में, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि हम किसको गलत कहें, किसको सही। क्योंकि अगर आप हिंज को गलत कहते हैं तो अगर हिंज दवा नहीं चुराता तो उसकी पत्नी की जान जाती, और अगर डॉक्टर साहब को भी आप गलत नहीं कह सकते क्योंकि उनका सामान है, उनका जितने पे मन करेगा उतने पे देंगे। क्योंकि आप अब सही भी नहीं कह सकते दोनों को, आप हिंज को भी सही नहीं कह सकते क्योंकि इसने लॉ को ब्रेक किया है भाई। इसके तहत इसको कानूनन सजा भी हो सकती है क्योंकि चोरी करना गुनाह है। और डॉक्टर साहब को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकेंड गॉड ऑफ अर्थ कहा जाता है डॉक्टर साहब लोगों को, तो उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि दवाओं का कीमत इतना आप बढ़ा दीजिए कि कोई ले ही ना पाए। यहाँ बच्चे फंसते हैं नैतिक दुविधा में। उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम डॉक्टर साहब को सही कहें कि हिंज को सही कहें। इसी पे आधारित इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 चरण बताए हैं और तीनों के 2-2 उपचरण बताए हैं। तो आइए जानते हैं कि हिंज के 3 चरण क्या हैं। पहला चरण है इनका पूर्व नैतिक, पूर्व परंपरावादी, पूर्व रूढ़िवादी। इसमें इन्होंने 4 से 10 वर्ष तक के बालकों को लिया है। दूसरा चरण इनका रूढ़िवादी, परंपरावादी और नैतिक। इसमें इन्होंने 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों को रखा है। 10 से 13 वर्ष तक के बच्चों को रखा है। तीसरा इनका चरण उत्तर रूढ़िवादी, उत्तर परंपरावादी और उत्तर नैतिक। इसमें इन्होंने 13 से 16 वर्ष तक के बच्चों को रखा है। पूर्व नैतिक, पूर्व परंपरावादी, पूर्व रूढ़िवादी। जैसे कि पूर्व परंपरावादी वे बच्चे जो परंपराओं से परे हैं, जिन्हें नैतिकता के बारे में ज्ञान नहीं है, परंपरा के बारे में ज्ञान नहीं है, क्योंकि बच्चा इसमें 4 से 10 वर्ष तक का है। तो इसके 2 उपचरण हैं फ्रेंड्स। पहला अहम केंद्रित और दूसरा दंड एवं आज्ञा पालन। अहम केंद्रित में स्वार्थी बच्चा और दंड एवं आज्ञा पालन में माता पिता। इस चरण को ऐसे समझेंगे, मानिए कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और आप उसको खिलौना ला के देते हैं। बच्चा स्वार्थी है, वो तो चाहेगा कि हम सारे खिलौने खुद ही रख लें, अपने छोटे भाई बहन को न दें। लेकिन माता पिता कहते हैं कि उसमें से कुछ खिलौने अपने छोटे भाई बहन को दे दो, नहीं दोगे तो तुम्हें डांट पड़ेगी या पिटाई भी होगी तुम्हारी, या जो भी। अब बच्चा यहाँ फंसा नैतिक दुविधा में। अब वो सोचता है कि क्या करूं, खिलौने दूं कि नहीं दूं। मन तो है नहीं उसका देने का, लेकिन उसको डर भी है कि नहीं देंगे तो माँ बाप से डांट पड़ेगी हमको। बच्चा यहीं फंसता है नैतिक दुविधा में। और जैसा कि आप लोगों ने इनका टैग वर्ड ही देखा था कि इनका टैग वर्ड था नैतिक दुविधा, तो यहाँ बच्चा फंसा नैतिक दुविधा में और इनका ये पहला चरण कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे इनके दूसरे चरण की। तो दूसरा चरण इनका है रूढ़िवादी, परंपरावादी, नैतिक। इसमें 10 से 13 वर्ष के बालक को इन्होंने रखा है और इसके 2 चरण है, 2 उपचरण है। पहला अच्छा लड़का अच्छा लड़की और कानूनी एवं व्यवस्था। अच्छा लड़की अच्छा लड़की में, अच्छा लड़का अच्छा लड़की में अनुकरण और प्रशंसा।
पड़ोसी का अनुकरण करो, पड़ोसी के बच्चे के अनुकरण करो, इनका अनुकरण करो, उनका अनुकरण करो। और कानूनी व्यवस्था में आत्मनिर्भर, बालक आत्मनिर्भर भी बनना चाहता है कि नहीं भाई जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है हम वो करेंगे। अब इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे कि किसी के मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा पड़ोसी का बच्चा तो आईएएस बन गया है, तुम्हें भी उसी की तरह बनना है, तुम्हें भी आईएएस बनना है। देखो पड़ोसी का बेटा आईएएस बन गया, एक नहीं कहते देखो पड़ोसी के बेटे का 85% आया और तुम इतना ही परसेंट लाए, तुम्हें उसी की तरह बनना है। बच्चा कुछ दिन तो बात मानता है भाई, उसे अच्छे माँ बाप की निगाहों में अच्छा भी बनना है, कुछ दिन तक बात मानेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो ये सोचेगा कि भाई हमारा अपना भी तो कुछ मन है, हमारा अपना भी तो इंटरेस्ट है, हमें नहीं बनना आईएएस, हमें डॉक्टर बनना है। तो वो कुछ दिन बाद कहेगा कि नहीं हमें आईएएस नहीं बनना, हमें डॉक्टर बनना है। लेकिन वहां ये फंसा नैतिक दुविधा में, अगर माँ बाप की बात नहीं मानता है तो माँ बाप की नजर में बुरा बनेगा। और अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है भाई आईएएस बनने में, उसका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में है, तो वो क्यों बने डॉक्टर। वहां वो फंसा नैतिक दुविधा में कि हम करें तो करेंगे, माँ बाप की बात माने या फिर अपनी बात माने। तो यहाँ भी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इनका टैग वर्ड ही था नैतिक दुविधा, तो यहाँ भी बच्चा फंसा नैतिक दुविधा में। अब हम इनके तीसरे चरण की बात करते हैं जिसका है कि उत्तर रूढ़िवादी, उत्तर परंपरावादी, उत्तर नैतिक। इसमें दोस्त आता है 13 से 16 वर्ष का बालक। इसमें उन्होंने 13 से 16 वर्ष के बालक को रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका। तो इसमें इसके दो उपचरण हैं, सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिकता। सामाजिक अनुबंध में का मतलब है कि अपना अपना हित सिद्ध करना, और सार्वभौमिक नैतिकता का मतलब है परोपकार। तो सार्वभौमिक नैतिकता का मतलब है परोपकार और अपना अपना सिद्ध करना। आइए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि बच्चे नहीं कहते हैं कि आज तुम मेरी मदद करोगे तो कल मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा। या तो कोई एक व्यक्ति है 10 रुपए लेके जाता है किसी दुकान पे और कहता है कि मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दे दो, तो वो पैसा लेता है और इन्हें उसके बदले में कुछ खाने को देता है। तो इसमें दोनों का अपना अपना हित सिद्ध हुआ। दूसरी तरफ है सार्वभौमिक नैतिकता। सार्वभौमिक नैतिकता परोपकार। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 50 रुपए है और आपको भी भूख लगी है और आप सामने देख रहे हैं कि कोई बच्चा बहुत दिनों से भूखा है, तो आप सोचेंगे कि क्यों ना ये पैसा उस बच्चे को दे देते हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा है। आप वो पैसा उठा के उस बच्चे को दे दिए, लेकिन आप यहाँ भी फंसे नैतिक दुविधा में। उधर वो बच्चा कई दिनों से भूखा, उधर भूख आपको भी लगी है, तो आप यहाँ भी नैतिक दुविधा में फंसे। या तो आप परोपकार ही कर लीजिए या तो फिर अब खुद ही खा लीजिए। यहाँ भी फंसा बच्चा नैतिक दुविधा में, क्योंकि एक तरफ है अपना अपना हित सिद्ध करना और दूसरी तरफ है परोपकार। आई होप ये तीनों चरण आपको समझ में आए होंगे और इनके दो दो उपचरण ये भी समझ में आए होंगे। अब इनकी बात करते हैं कि इनकी आलोचना क्या थी। गाइस इनकी दो आलोचना थी, क्योंकि ये अपने पूरे सिद्धांत में, अपने पूरे नैतिकता के सिद्धांत में महिलाओं की कहीं बात नहीं कही। इन्होंने सारे सिद्धांत बालकों पे किया है, लड़कों पे किया है, पुरुष पे किया है, लेकिन इन्होंने महिलाओं की कोई बात नहीं कही। ये पहली आलोचना है इनकी। और दूसरी आलोचना इनकी ये है कि इन्होंने ये कहा है कि ये सभी चरण सभी संस्कृतियों के लिए समान बताए हैं। इन्होंने बताया कि ये सभी चरण सभी संस्कृतियों के लिए समान है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। इट्स इम्पॉसिबल गाइज, इम्पॉसिबल। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता में और हमारे सभ्यता में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो कैसे भाई ये सारी सभ्यताओं में, सारी संस्कृतियों में कैसे समान हो सकता है। दूसरा इनका ये दूसरी आलोचना थी। पहला जिसने पुरुषों की बात की, महिलाओं की कहीं बात नहीं की, और दूसरे में इन्होंने बताया कि सभी संस्कृतियों के लिए इनके सारे चरण समान है। तो इनकी दो आलोचना रही और इनके 3 चरण रहे ये, और तीनों के दो दो उपचरण रहे। कहीं जिससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे पूछ लिया आपसे कि लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो आपने बता दिया कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। फिर इसने पूछा कि इन्होंने कितने वर्ष के बालकों पर अपना प्रयोग किया था, 10 से 16 वर्ष के बालकों में। फिर जैसे पूछ लिया कि अहम केंद्रित बच्चा कौन से चरण में आएगा, तो पहले चरण में। कानून व्यवस्था किस चरण में आएगा, तो दूसरी चरण में। दूसरी चरण में कितने से कितने वर्ष के बालकों को रखा गया है, तो 10 से 13 वर्ष के लिए बालकों को रखा गया है। वैसे हम नेक्स्ट क्लास में इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करेंगे, कराएंगे नेक्स्ट क्लास में इसके सारे क्वेश्चन कि कैसे बनते हैं क्वेश्चन और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। और गाइस जो लोग ये कहते हैं कि सीडीपी बहुत टफ है या सीडीपी समझ में नहीं आती, तो सीडीपी टफ नहीं है। बस आप किसी भी चैनल से पढ़िए, मैं नहीं कहती कि मेरे ही चैनल से पढ़िए, आप किसी भी चैनल से पढ़िए। आपको लिखने पे जोर नहीं देना कि बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में सजा के लिख रहे हैं।
रटना भी नहीं है कि हम रट के सीडीपी को समझ लेंगे। सीडीपी हमेशा समझना है। आप किसी भी चैनल से पढ़िए, लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा सुनिए, लेक्चर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए कि क्या सर लोग बताते हैं, कैसे क्या करना है, ठीक है। और सीडीपी टफ नहीं है, समझ में आएगा आपको, डेफिनेटली समझ में आएगा सीडीपी, लेकिन आपको समझने पे फोकस करना है। एनसीएफ 2005 भी रट्टा मारने को गलत मानता है, इसलिए किसी भी चीज को हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और आपको अगर कहीं नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया। हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है गाइस, इसी के साथ इस क्लास को यहीं रोकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो लोगों का इंटरेस्ट भी कम होने लगता है देखने में। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक